Hello students, welcome back to my YouTube channel Barut English Hub. This is Rajni. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीए फर्स्ट ईयर से सेकंड सेमेस्टर के चैप्टर नंबर। तो देखिए सेमेस्टर कौन सा है हमारा सेकंड, इसके चैप्टर नंबर 5 को आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे इसका टाइटल और इसका ओरिजिनल टाइटल क्या था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो भी और इम्पोर्टेंट टर्म्स है इस चैप्टर के बारे में आज हम उन सभी को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ में हम करेंगे सारे करैक्टर्स जितने भी इस चैप्टर में आए हैं उन सभी को बिल्कुल डिटेल में अच्छी तरह से करेंगे और आपके जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सभी आपको इनमें से ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो आपको मैं समरी करवाऊंगी उसमें से भी आप अपने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो देखिए यहाँ पर वैल्यूज फॉर द बुल्क, वैल्यूज फॉर द बुल्क, तो ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। अब देखिए हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर की। ये क्या है, अगर इसके सब टाइटल की बात करें, सब टाइटल क्या होता है, जो इसके अंदर का टाइटल बताता है, यानी कि इसका उपशीर्षक क्या है, मेन शीर्षक, और ये इसके अंडर आता है जो उपशीर्षक, यानी कि सब टाइटल इसका है हरियाणवी फोक टेल, यानी कि ये क्या है, एक हरियाणवी फोक टेल है। अब देखिए इन सब का मीनिंग हम अच्छे से समझेंगे। इससे पहले हमें जानना होगा कि ये चैप्टर किसके द्वारा रिटन है और कहाँ से आया। अब देखिए ये चैप्टर आपको पता चला कहाँ से आया, ये आया हरियाणवी फोक टेल से। तो देखिए फोक टेल का मीनिंग जान लेते हैं हम। फोक टेल अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी। फोक टेल होती क्या है, एक बहुत ही ट्रेडिशनल स्टोरी होती है, बहुत ही ओल्ड यानी कि बहुत ही प्राचीन समय की, बहुत पुराने टाइम की जो ट्रेडिशनल स्टोरीज, ट्रेडिशन क्या होती है, एक परंपरा, यानी किसी परंपरा से कोई स्टोरी निकलती आ रही हो और जो परंपराओं से जुड़ी होती है फोक टेल, वो हमेशा कोई ना कोई संदेश लेकर आती है, कोई ना कोई मैसेज लेकर आती है, उपदेश लेकर आती है हमारे लिए। तो ये स्टोरी क्या है, एक फोक टेल है जो कि एक प्राचीन परंपरा से निकल कर आई स्टोरी है, कहानी है, दैट हैज़ बीन पास्ड डाउन। अब देखिए फोक टेल होती है जो हमारे पास कहाँ से आती है, पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक आती है इन अ स्पोकन फॉर्म। और कैसे, रिटन में हमें ये नहीं मिलती। मान लीजिए जो हमारे पूर्वज थे, बहुत ही इजी मीनिंग हम इसका समझेंगे कि जो हमारे पूर्वज थे यानी कि जो हमारे दादा दादी परदादा परदादी नानी जो भी थे, वो जो स्टोरीज अपने बच्चों को सुनाते थे, यानी कि हमारे मॉम डैड को या फिर उनके दादा दादी को सुनाते थे, और उसके बाद वही स्टोरीज उन्होंने हमारे पेरेंट्स को सुनानी शुरू की और हमारे पेरेंट्स ने वही स्टोरी किनको सुनाई, वो सुनाई हमें। तो उन्हें हम कहते हैं फोक टेल, यानी कि जो एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में और दूसरी पीढ़ी से तीसरी में, और इस तरह से हम तक ये स्टोरी पहुँचती है, कोई कहानी, कोई टेल पहुँचती है। टेल क्या होता है, एक स्टोरी ही होती है, कहानी होती है, यानी जो कहानियाँ हमारे पूर्वजों से हम तक पहुंचती है, हम लोगों तक पहुंचती है, कैसे, लिखी हुई नहीं बल्कि ये सुनाई जाती है, यानी कि सुन सुनकर हम तक ये पहुंचाई जाती है, तो उनको हम कहते हैं फोक टेल। तो ये स्टोरी क्या है, एक फोक टेल है, इतना आपको पता चला। और ये फोक टेल किस लैंग्वेज की है, हरियाणवी, यानी कि हरियाणा में ये फोक टेल सुनाई जाती थी, हरियाणवी भाषा की है और हरियाणा से ही ये ली गई है। उसके बाद देखिए जो ये स्टोरी है वैल्यूज फॉर द बुल्क, तो देखिए इसका जो ओरिजिनल टाइटल है, यानी कि जो हरियाणवी लैंग्वेज में, अभी आपको पता चला कि हरियाणवी भाषा की कहानी है, एक पुरानी कहानी है, और तो इसका ओरिजिनल टाइटल क्या था, यानी हरियाणवी में इसका टाइटल क्या था, वो था डांडा ढाई का, डांडा ढाई का। तो ये इसका ओरिजिनल टाइटल था, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। अब देखिए इसको एक इडियम के रूप में यूज किया जाता है। वैसे इडियम क्या होता है, एक मुहावरा, यानी कि मुहावरे से इसको लिया गया है, यानी मुहावरा है ये एक, जिसका अर्थ क्या है, जिसका मीनिंग क्या है, बैक टू द सेम कंडीशन, यानी उसी स्थिति में जिस स्थिति में हम पहले थे, ठीक उसी स्थिति में वापिस आ जाना। तो ये इस टाइटल का मीनिंग है, यानी उसी स्थिति में वापिस आ जाना जिस स्थिति में हम पहले थे, यानी पहली स्थिति में ही वापस लौट आना। अब देखिए इसका टाइटल है जो ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक किसान है जो जिस स्थिति में होता है, गरीब होता है, वापस उसी स्थिति में आ जाता है वो, और उसके बाद वो कैसे
इन चीज़ों से निजात पाता है। देखिए डांडा ढाई का मीन्स उसी कंडीशन में वापस लौट आना। उसके बाद देखिए आपको इसका ओरिजिनल टाइटल पता चला क्या है। वैसे बेल्लोज होता है चीख, यानी किसी को चीख चीख कर बुलाना। फॉर द बुल्क, बुल्क होता है एक बैल, बैल के लिए चीख है ये, यानी कि बैल के लिए चीख क्यों? क्योंकि जो किसान है उसके चीख है ये उसके बैल के लिए। देखिए यहाँ पर किसान है जो बैल खरीद कर लाता है, जो उससे चीटिंग करके ठगों के द्वारा हड़प ली जाती है, तो उसी के लिए ये चीख, ये बेल्लोज दिखाई गई है। यानी जो ये चीख है इस बुलोक के लिए है, इस बैल के लिए है, इसी बैल के लिए सारा झगड़ा होता है और अंत में सबक सिखा दिया जाता है किसान द्वारा ठगों को। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपको पता चला इसका अर्थ और इसका ओरिजिनल टाइटल पता चला। आई कहाँ से? ये हरियाणवी फोकटेल से आई है ये स्टोरी, यानी हरियाणवी पुरानी कथाओं से, यानी जो हमने कहानियाँ सुनी हमारे दादा दादी से, हमारे माँ बाप से, उनसे ये स्टोरी निकल कर आई है। अब देखिए यहाँ पर ये स्टोरी कैसे आई, इंग्लिश तक कैसे पहुँची। तो देखिए एक राइटर थे जिनका नाम था देवी शंकर, देवी शंकर प्रभाकर, प्रभाकर, तो ये इनका नाम था। इन्होंने कौन सी कहानी लिखी थी? डांडा ढाई का। अब इसको, इस कहानी को इंग्लिश में कौन लेकर आया? तो वो लेकर आए प्रोफेसर राजवीर। तो देखिए अब देवी शंकर प्रभाकर की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखती हूँ कि इस कहानी को इंग्लिश में कौन लेकर आए? इसमें कौन लेकर आए जिसको ये नाम दिया गया बेल्लोज फॉर द बुल्क? तो ये लेकर आए थे प्रोफेसर राजवीर सिंह हुड्डा। तो आप समझ गए होंगे ये हुड्डा जी है जो ये हमारे हरियाणा से ही है, जो कि MDU में प्रोफेसर है। तो देखिए MDU के प्रोफेसर है प्रोफेसर राजवीर सिंह हुड्डा, इंग्लिश लैंग्वेज के और फॉरेन लैंग्वेजेस के प्रोफेसर है ये राजवीर सिंह हुड्डा। इन्होंने इस कहानी को ट्रांसलेट करके, तो देखिए हरियाणवी से कहाँ आई? हिंदी में आई। देवी शंकर प्रभाकर के द्वारा ये हिंदी में लाई गई, यानी जो कहानी उन्होंने सुनी थी वो कहानी उन्होंने हिंदी में राइट कर दी देवी शंकर प्रभाकर ने। अब देवी शंकर प्रभाकर ने तो हिंदी में लिखी, अब हिंदी से इंग्लिश में पहुँचाने का काम किसने किया? वो किया प्रोफेसर राजवीर सिंह हुड्डा ने। और नाम क्या दे दिया? डांडा ढाई का को बेल्लोज फॉर द बुल्क, तो ये नाम इसको दे दिया गया। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से पता चली। तो देखिए हर चीज़ आपको बिल्कुल एजली और बिल्कुल स्पष्ट तरीके से अच्छे से मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बिल्कुल डीपली समझाऊंगी। अब देखिए उसके बाद आता है इसका ओरिजिनल टाइटल, आपको पता चला क्या था। अब आता है फोकटेल। फोकटेल के बारे में आपको मैंने बता दिया है कि फोकटेल होती क्या है। ये फोकटेल ही है जो ये हमें इंग्लिश में दिखाई दे रही है इस वक्त। तो ये फोकटेल है जो आपको पता चला, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है ये। उसके बाद आता है हमारा थर्ड। तो ये थर्ड क्या है? थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए जो ये कहानी है, जो ये स्टोरी है, ये टेल है, फोकटेल है, ये कैसे लिखी गई है? तो लिखी गई है थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जब राइटर यहाँ पर लिखता है तो वो कैसे शुरू करता है? बिगिंस टू द पर्सन और पीपल बीइंग टॉक्ड अबाउट। तो देखिए यहाँ पर किनके बारे में बात की जा रही है? तो वो की जा रही है किसी पर्सन के बारे में या लोगों के बारे में जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो क्या होगा? हमारा थर्ड पर्सन होगा। यानी जब दो लोग मिलकर किसी तीसरे की बात करते हैं, हम किसी और के बारे में बात करते हैं, तो उसको हम कहते हैं हमारा थर्ड पर्सन। मान लीजिए मैं आपके सामने आपसे बात कर रही हूँ और बात मैं किसकी कर रही हूँ? इस स्टोरी में एक पीजेंट की, एक किसान की बात कर रही हूँ। तो हम दो मिलकर जब किसान की बात कर रही है तो वो किसान है, वो क्या है? हमारा थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टोरी लिखी गई है, जिसमें किसका यूज किया गया है? तो थर्ड पर्सन में कौन कौन आते हैं? द थर्ड पर्सन यूज्ड, थर्ड पर्सन यहाँ पर यूज किया गया है, जिसमें कौन आते हैं? ही, शी, इट एंड दे। और आगे देखिए इनके ही और फॉर्म्स होती है, जैसे कि ही से क्या बनता है? हिज, हिम, हिमसेल्फ। शी से क्या बनता है? हर, हरसेल्फ। इट से इटसेल्फ, इट्स। दे से देयर, देम, देयर सेल्व्स। तो यहाँ पर ये क्या हुए? सारे ये हुए थर्ड पर्सन। तो इस तरीके से स्टोरी लिखी गई है, यानी कि आई वी का यूज यहाँ पर नहीं है, बल्कि किसका यूज है? थर्ड पर्सन्स का यूज यहाँ पर
किया गया है। उसके बाद आते हैं हम हमारे करैक्टर्स पे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए सभी करैक्टर्स। तो इसमें देखिए ज़्यादा करैक्टर नहीं है, 5-6 करैक्टर है जिनको हम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे ताकि आपको पूरी स्टोरी और समरी अच्छे से समझ आ जाए, और यहीं से आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट होंगे। अब देखिए सबसे पहले आता है जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन करैक्टर है यहाँ पर, वो है अ पुअर पीजेंट, एक गरीब किसान है। और क्या है वो? द चौधरी। अब देखिए इसको चौधरी कहकर बुलाया गया है क्योंकि हरियाणा में आपको पता है चौधरी, चौधरन, ये सभी वर्ड यूज किए जाते हैं। तो ये देखिए ये पीजेंट है जो चौधरी, इसको कहा जाता है हार्ड वर्किंग एंड वाइज। तो देखिए ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड वाइज, वो बिल्कुल हार्ड वर्किंग है यानी कठिन परिश्रम करने वाला है, साथ ही साथ वो क्या है? बुद्धिमान भी है, उसमें बुद्धि भी है, दिमाग भी है। हैड अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, ही हैड अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, उसके पास थोड़ी सी ज़मीन भी है, इतनी ज़मीन नहीं है कि वो बिल्कुल अमीर हो, वो एक गरीब किसान है क्योंकि उसके पास ज़मीन का एक टुकड़ा मात्र है, थोड़ी सी ज़मीन है। आफ्टर अ लॉट ऑफ लेबर, अब देखिए वो क्या करता है, इस ज़मीन पर ही सारा दिन मेहनत करता है और बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद सेव्ड अप 50 रुपीज़ टू मेक अ पेयर ऑफ ऑक्सन। इसके बाद वो क्या करता है, 50 रुपये कमाता है इतनी मेहनत करने के बाद, और उसको वो संभाल कर रखता है ताकि वो क्या कर सके, मेक अ पेयर ऑफ ऑक्सन। ऑक्स क्या होता है? तो देखिए ऑक्स होता है हमारा सिंगुलर, जो क्या होता है? बैल। अब ऑक्सन क्या हुए? ऑक्सन हुए प्लूरल, यानी कि जब बैल का प्लूरल होगा, ज़्यादा की बात करेंगे, मोर देन 1, जब एक से ज़्यादा की बात होगी तो वो होगा ऑक्सन। ऑक्स का क्या बना? ऑक्सन, यानी वो एक ऑक्स से ज़्यादा ऑक्स बनाना चाहता है, उसको 2 बैल चाहिए ताकि वो क्या कर सके, अपने ही एक पड़ोसी किसान के साथ मिलकर, अगर उनके पास 2 बैल होंगे तो वो ज़्यादा काम कर पाएंगे, इसलिए वो चाहता है कि मैं अपने पड़ोसी किसान के साथ मिल जाऊंगा और हम दोनों क्या करेंगे, हमारे एक एक बैल लगाकर अच्छे से काम कर पाएंगे हमारी ज़मीन पर। तो इस तरह से वो चाहता है कि मैं एक बैल को खरीद लाऊं और इसके लिए वो 50 रुपये इकट्ठे करता है। एंड वेंट टू एनुअल कैटल फेयर, कैटल फेयर, और इसके बाद वो कहाँ जाता है, वो एक वार्षिकी यानी कि एक साल में एक बार होने वाला जो कैटल फेयर है, पशुओं का मेला है, उसमें वो जाता है टू बाय अ बुल्क, ताकि वो क्या कर सके, यहाँ जाकर एक बैल खरीद सके। बट फुल्ड बाय द ठग्स एंड हिज फोर सन्स, और उसको मूर्ख बना दिया जाता है इस ठग के द्वारा और उसके 4 बेटों के द्वारा। पर ये क्या करता है, उसके बाद किसान हिटेड अपॉन ए प्लान, ये एक प्लान बनाता है घर आने के बाद, एंड टूक रिवेंज। अब ये क्या करता है, किसान जो ये ठग है और उसके 4 बेटे, उनको बिल्कुल अच्छे से सबक सिखाता है ये, और इस तरह से वो अपना पैसा वापस पा लेता है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं नेक्स्ट करैक्टर्स को। अब देखिए करैक्टर नंबर 2, द पीजेंट्स वाइफ। अब देखिए पीजेंट को हमने पढ़ा, अब पढ़ते हैं हम उसके वाइफ को, जिसे स्टोरी के अंदर चौधरन कहकर बुलाया गया है, जैसे हमारे हरियाणा में लेडीज़ को कहा जाता है। व्हेन शी केम टू नो दैट हर हस्बैंड चीटेड बाय द ठग एंड हिज 4 सन्स। अब देखिए जब उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड चीट किया गया है, यानी कि धोखा दिया गया है उसके हस्बैंड को, किसके द्वारा, ठग के द्वारा और उसके 4 बेटों के द्वारा। शी वॉज सरप्राइज्ड, तो वो ये सुनकर सरप्राइज रह जाती है, यानी हैरान हो जाती है। एज शी थॉट हर हस्बैंड वॉज अ वाइस मैन, क्योंकि वो समझती थी कि उसका हस्बैंड तो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। वास्तव में वो बुद्धिमान था, पर उसके सामने ऐसे क्वेश्चन रख दिए गए थे, ऐसी सिचुएशन रख दी गई थी कि उसे सब कुछ पता होते हुए भी चीट होना पड़ा। तो देखिए उसके सामने ऐसी क्या कंडीशन थी। तो देखिए जो ये ठग है वो एक पंच का रोल करता है। पंच क्या होते हैं, जैसे कि हमारे हरियाणा में पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, जो कि ग्रामीण एरिया में होते हैं, यानी कि जो हमारा रूरल एरिया है
जो ग्रामीण एरिया है उसमें क्या बनाए जाते हैं, सरपंच होते हैं, पंच होते हैं। तो पंच क्या होते थे, पहले जो फैसला देते थे वो हमें मानना होता था। तो इस तरह से जब ये ठग है पंच बनकर उसके सामने आता है तो वो एज ए मॉरल पर्सन यानी कि एक नैतिक व्यक्ति के रूप में अपनी मोरालिटी दिखाते हुए, अपने वर्च्यूज दिखाते हुए, यानी कि अपनी नैतिकता और अपने गुणों को वो दिखाते हुए, अपने नैतिक गुणों को दिखाते हुए वो उस पंच की सारी बातें मान लेता है और हाँ में हाँ मिला देता है। जो पंच कहता है उसका बुक है, जो यानी जो इसका पीजेंट का बैल है जो वो खरीद कर लेकर आया था बेचारा, एक ओल्ड बुल को, एक ओल्ड बैल को वो खरीद कर लेकर आया था, वो उसे उस पंच के कहने पर उन ठगों को बेच देता है बिल्कुल ही अनवर्दी प्राइस में, यानी कि बहुत ही थोड़े पैसों में वो अपने बैल को इन ठगों को बेच देता है इस पंच के कहने पर उसे नहीं पता होता कि ये ठग है जो वही पंच का काम यहाँ पर कर रहा है। तो इस तरह से वो अपनी नैतिकता पर कायम रहता है, परिश्रमी भी है, मेहनती भी है वो, और साथ में वो मॉरल वैल्यूज़ को जानता है। और देखिए क्या होता है, अब यही देखकर उसकी वाइफ दंग रह जाती है, हैरान हो जाती है कि कैसे उसका हस्बैंड मूर्ख बन सकता है ठगों के द्वारा। द फार्मर ड्यूरिंग हिज प्लान, अब देखिए जो ये फार्मर है जब वो प्लान बनाता है सबक सिखाने का इन ठगों को, डिस्गाइज ऑफ अ वुमेन, तो वो एक औरत का रूप यानी कि औरत का भेष बनाता है। यूज हिज वाइफ्स ग्रैब, और क्या करता है वो अपनी वाइफ के ग्रैब्स का, कपड़ों का यूज वो करता है, यानी कि जो उसकी वाइफ की साड़ी है वो उसको पहनकर इन ठगों के घर जाता है। उसके बाद देखिए थर्ड आता है हमारा करेक्टर वेल टू डू फार्मर, एक अमीर किसान, जो कौन है वास्तव में, द ठग। अब देखिए अमीर किसान तो कौन सोचता है इस ठग को, वो सोचता है पीजेंट। तो होता क्या है, जब ये पीजेंट बेचारा अपने बैल को, ओल्ड बैल को खरीद कर ला रहा है उस मेले से, तो उसके बाद क्या होता है, बहुत रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है बिल्कुल। तो वो सोचता है कि इस अमीर फार्मर का जो घर है बड़ा होगा तो इसके घर ही वो ठहर जाए रात के लिए, और सुबह वो अपने विलेज में वापस चला जाएगा अपने बैल के साथ। तो वो क्या करता है, अमीर फार्मर इसे समझकर इसके पीछे चला जाता है और इसके घर रुक जाता है, जो वास्तव में कौन है, वो है एक ठग। हैड 4 वेल बिल्ट सन्स, तो उसके 4 बेटे हैं जो बहुत ही हट्टे कट्टे हैं, वेल बिल्ट है, अच्छे से बिल्कुल बनाए गए हैं। ही मेड द पीजेंट फूल बाय डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ एज ए पंच, अब जो ये ठग है वो पीजेंट को मूर्ख बनाता है। कैसे बनाता है, भेष बदल कर, किसका रूप लेकर, एक पंच का रूप लेकर, यानी पंच का रोल प्ले करता है वो कहता है कि मैं पंच हूँ, और वो क्या कहता है कि वैसे तो मैं किसी के बीच में पढ़ना नहीं चाहता, पर फिर भी मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए फैसला दे सकता हूँ। जब उसको जानबूझकर उसके ही बेटे, क्योंकि उसके बेटे ही उसे पंच बनाकर यहाँ पर लेकर आए हैं, तो जानबूझकर वो सभी मिलकर क्या कहते हैं, हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं कि हाँ हाँ हम तैयार हैं, आप फैसला जो भी दोगे हम उसे मान लेंगे। तो इस तरह से वो मूर्ख बना दिया जाता है पीजेंट इस पंच के द्वारा, जो वास्तव में कौन है, एक ठग है। ड्यूरिंग हिज प्लान्स, यहाँ पर देखिए किसके प्लान्स है, ये हिज कौन है यहाँ पर, पीजेंट। तो देखिए ये पीजेंट जो प्लान्स बनाता है अपने, तो क्या करता है वो, जो ये पंच है, जो ये ठग है, द ठग वॉज बिटन बाय द पीजेंट बैडली ट्वाइस, तो 2 बार ये पीजेंट इस ठग को बुरी तरह से पीटता है। अब देखिए प्लानिंग क्या करके आया है, वो भेष बदल कर आता है, डिस्गाइज कर करके आता है, और 2 बार आके इस तरह से बुरी तरह से इस ठग को पीट कर वो यहाँ से जाता है। एंड इन पीजेंट्स थर्ड स्ट्रेटजी, और जब ये पीजेंट अपनी थर्ड स्ट्रेटजी बनाता है, थर्ड प्लान बनाता है, ही मेड टू ड्रॉ लाइन्स ऑन द अर्थ विद हिज नोज, तो ये जो ठग है, ही कौन है यहाँ पर, ये ठग, तो वो ठग है जो इसको किसान इतना ज़्यादा फोर्स करता है, यानी कि इतना डरा देता है, इतना ज़्यादा अफ्रेड कर देता है वो इस ठग को, कि उसे क्या करना पड़ता है, उसे लाइन खींचनी पड़ती है। ड्रो लाइन्स मीन्स लाइन खींचनी पड़ती है ऑन द अर्थ, कहाँ पर, ज़मीन पर, विद हिज नोज, अपनी नाक के साथ, यानी कि अब ये किसान है जो इस ठग को एक लेसन टीच करता है, एक लेसन सिखाता है, एक पाठ पढ़ाता है अच्छा सा। क्या करवाता है वो उससे कहता है कि वो अपनी नाक रगड़े, कहाँ पर, ज़मीन पर रगड़े, और कहे कि मैं आइंदा ठगी नहीं करूँगा। तो इस तरह से वो उसे सबक सिखाता है बहुत अच्छे से इस ठग को। 2 बार तो उसको पीटता है, और थर्ड टाइम क्या करता है, उसे ज़मीन पर नाक से लाइनें लगवाता है।
द 4 सन्स, उसके बाद आते हैं इस ठग के 4 बेटे। ठग वॉज देयर फादर। अब देखिए ये ठग के 4 बेटे हैं, यानी ठग कौन है, इनका फादर है। दे ऑल आर अनमैरिड, ये चारों लड़के क्या है, इस ठग के चारों बेटे अनमैरिड है, यानी कि कुंवारे हैं। मेक्स द पीसेंट फूल विद देयर फादर। अब ये अपने फादर के साथ मिलकर इस किसान को मूर्ख बनाते हैं, यानी ये पांचों मिलकर क्या करते हैं, किसान को चीट करते हैं, इस पीजेंट को, चौधरी को। क्वेल्ड फॉर द वुमेन। अब फिर क्या होता है, जब ये किसान है जो हु वॉज ए डिस्गाइजिंग पीजेंट, जो डिस्गाइज करके आता है जो ये किसान, यानी जब किसान भेष बदल कर इन ठगों के घर आता है, किसका भेष बदल कर, एक वुमेन का भेष बदल कर आता है, एक औरत का भेष बदल कर आता है, तो वो क्या करता है, इनकी लड़ाई करवा देता है आपस में, ताकि ये आपस में लड़े और यहाँ से वो उन्हें भेजने में कामयाब हो जाए। तो किसान इस तरह से जो प्लान करता है वो हम समरी में देखेंगे क्या प्लानिंग होती है यहाँ पर। तो इस तरह से देखिए ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है जो हमने यहाँ पढ़े हैं, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इस चैप्टर की समरी। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।